हल्दी घाटी का युद्ध। प्रसंग यह है कि 1572 में सिंहासन पर आने के बाद से प्रताप ने अपने बचाव को मजबूत करने और उन्हें पुनर्गठित करने में समय का उपयोग किया था। उन्होंने मेवाड़ के 56 और गोडवार क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की, अरावली पहाड़ियों में किलाबंदी में सुधार किया और भीलों का समर्थन और सहायता प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से उनसे संपर्क किया। मेवाड़ की दक्षिणी सीमाओं को सिरोही और गुजरात के साथ पहले से अधिक कड़ी निगरानी में रखा गया था और चित्तौड़ और मंडलगढ़ के आसपास की उपजाऊ भूमि में रहने वाले किसानों और अन्य समुदायों को प्रोत्साहित किया गया था कि वे उन क्षेत्रों को छोड़कर मेवाड़ की पहाड़ी इलाकों में बस जाएं, जो मुगलों के आक्रमणों के लिए कम संवेदनशील थे। मेवाड़ की लोक कथाओं के अनुसार प्रताप ने स्वयं और अपने परिवार और दरबारियों को कठिन समय के लिए तैयार करने के लिए कई प्रतिज्ञाएं की। उदाहरण के लिए उन्होंने सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी लोग केवल पत्तल पर भोजन करेंगे और जब तक चित्तौड़ को मेवाड़ को वापस नहीं किया जाता तब तक वे बिस्तर पर नहीं सोएंगे, बल्कि केवल फर्श पर बिखरे तिनकों पर ही सोएंगे। मुगल सेना को अंततः 3 अप्रैल 1576 को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। विशाल साम्राज्यिक सेना में कई पंख और इकाइयां थीं और उनके कमांडर और योद्धा पहले से ही अपनी युद्धक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें आसफ खान, सैयद हाशिम बराहा और कई राजपूत सरदार थे। आमेर के राजकुमार राजा जगन्नाथ कच्छवाहा, मान सिंह के चाचा राव खंगार, मान सिंह के भाई माधो सिंह और राव लूंकरण कमांडर आसफ खान के साथ उपस्थित थे। घटनाओं के चश्मदीद गवाह अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान का आंखों देखा हाल लिखा, जो कि उनकी उत्कृष्ट भाषा फारसी में था। बदायूनी को 1574 में अकबर द्वारा मुगल दरबार में धार्मिक पद पर नियुक्त किया गया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुंतखब तवारीख, इतिहास से चयन, जिसे कभी कभी तारीख-ए-बदायूनी कहा जाता है, उनके समय का एक समसामयिक आलोचनात्मक वर्णन है। दो विशेष रूप से वह अपने सम्राट के प्रशंसक नहीं थे और उनकी लेखनी अकबर और उसकी नीतियों की आलोचना करती है, जिससे उनकी रिपोर्ट्स को एक अलग विश्वसनीयता मिलती है। अजमेर से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण में पहुंचने के बाद मान सिंह ने मुगल सेना को मेवाड़ के एक पूर्ववर्ती दुर्ग मंडलगढ़ में रुकने का आदेश दिया। रणनीतिक रूप से स्थित मंडलगढ़ का किला अकबर के 1567 से 58 के अभियान के दौरान मुगल सेना द्वारा लिया गया था और यह चित्तौड़ के लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में था। मान सिंह की सेना मंडलगढ़ में लगभग 2 महीने तक रुकी रही। मुगल सेना की विभिन्न अन्य टुकड़ियों के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। इस बीच अजमेर और मंडलगढ़ के बीच के रास्ते को सुरक्षित करने सहित अन्य तैयारियां भी की गईं। उधर प्रताप का मेवाड़ भी अपनी तैयारियों में जुटा रहा। 1572 की शुरुआत से ही महाराणा अपने किलेबंदी और सेना को मजबूत करने और अपने संसाधनों को जुटाने में लगे थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पिता ने चित्तौड़ का किला छोड़ने के बाद प्रयास किया था। अपनी सेना और सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा प्रताप ने एक कठोर दग्धभूमि नीति, स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। चित्तौड़ की ओर जाने वाले विशाल ग्रामीण इलाकों को जला दिया गया और तबाह कर दिया गया, ताकि मुगल सेना स्थानीय खाद्य या चारे की आपूर्ति पर निर्भर न कर सके। वर्षा आधारित कृषि के साथ मेवाड़ में पारंपरिक रूप से एक वर्ष में 2 फसलें होती थीं और कभी कभी अकाल के वर्षों के बावजूद राज्य स्थानीय रूप से उगाए गए गेहूं, मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा और सब्जियों की भरपूर उपज से आत्मनिर्भर था, जिसे दूर उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से लाया जाने वाला सेंधा नमक और अन्य खाद्य पदार्थों से भी पूरित किया जाता था, जो व्यापार मार्गों के माध्यम से आते थे। अब जब मुगल सेना आगे बढ़ रही थी तो सब कुछ बदल गया। चित्तौड़ और उदयपुर के बीच के मैदानों में स्थित गांवों में कुएं मलबे से भर दिए गए, यहाँ तक कि ग्रामीणों ने अपने स्वयं के सिंचाई टैंकों
जलाशयों और भंडारण सुविधाओं को आंशिक रूप से तोड़ दिया और अपने गांवों को छोड़ दिया ताकि दुश्मन सेना को भोजन, चारे और पानी तक पहुंच से रोका जा सके। मई के अंत के करीब मुगल सेना मंडलगढ़ से निकलकर गोगुंदा की ओर कूच की, जो उदयपुर से लगभग 26 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। गोगुंदा, जो अब हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध घाटी के पास है, उदयपुर से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। टॉड की एनल्स इतिहास वृत्त उस इलाके का वर्णन करती है जहां मुगल और मेवाड़ की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जो अब किंवदंती बन चुका है। यह पूरा क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों, घाटियों और नदियों से भरा हुआ है। यहाँ के रास्ते इतने संकरे हैं कि इन्हें सही मायने में गलियारा कहा जा सकता है। दोनों ओर ऊंचे खड़े हुए चट्टानें, जिनके बीच बमुश्किल दो गाड़ियों के साथ साथ चलने लायक जगह है। इन प्राकृतिक किलाबंदियों के बीच कुछ ऐसे खुले स्थान भी हैं जहां एक बड़ी सेना डेरा डाल सकती है। ऐसा ही था हल्दी घाटी का मैदान, जो पहाड़ी के एक मोड़ के नीचे स्थित था और घाटी को लगभग दुर्गम बना देता था। हल्दी घाटी का मतलब हल्दी की घाटी है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला है, जो घिसी हुई चट्टानों से बनी है। उस समय यह घाटी एक बहुत ही संकीर्ण दर्रा थी, जो एक पहाड़ी के किनारे पर रणनीतिक रूप से स्थित थी, जो घने जंगलों के बीच थी। 20वीं सदी के मध्य में इसे सड़क यातायात और लोगों की आवाजाही के लिए कृत्रिम रूप से चौड़ा किया गया। जब मुगल सेना बानस नदी के किनारे बसे और अरावली पहाड़ियों से घिरे मोलेला गांव के पास पहुंची, तो उन्होंने अस्थायी शिविर बना लिया। वहां वे जून के मध्य तक रहे और क्षेत्र की टोह लेने के लिए छोटे छोटे गश्ती दल भेजते रहे। इस बीच प्रताप अपनी दग्ध भूमि नीति, स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी को जारी रखे हुए थे ताकि मुगल सेना को स्थानीय भोजन या चारे की आपूर्ति न मिल सके। उन्होंने एक अफगान सरदार हकीम खान सूर और क्षेत्र के भीलों का समर्थन भी सुनिश्चित किया, जो अपने धनुष और तीरों से लैस थे। इस पहाड़ी इलाके के सभी दर्रों को भी किलाबंद कर दिया गया था। जैसे ही पहाड़ियों पर बैठे प्रताप के तेज निगाहों वाले भील मुगल शिविर में हो रही गतिविधियों की जानकारी महाराणा को देते रहे, प्रताप और उनकी सेना कुंभलगढ़ से हल्दी घाटी दर्रे के प्रवेश द्वार के पास स्थित खमनोर गांव तक पहुंच गई। अब सब कुछ उस आगामी युद्ध के लिए तैयार था, जिसे आज हम हल्दी घाटी का युद्ध के रूप में जानते हैं, जो जून 1576 या विक्रम संवत 1633 के ज्येष्ठ माह के दूसरे सुदी में लड़ा गया था। बदायूनी के समकालीन विवरण के अनुसार मुगल सेनापति मान सिंह ने इस युद्ध में 5000 घुड़सवारों का नेतृत्व किया। हालांकि बाद के एक ग्रंथ नैसी की ख्यात में मारवाड़ के एक मंत्री मुहनोत नैसी का दावा है कि उन्होंने 40,000 सैनिकों का नेतृत्व किया। एक और बाद के ग्रंथ कविराज श्यामलदास के वीर विनोद में मुगल सेना की संख्या 80,000 बताई गई है। प्रताप की सेना के आकार पर भी स्रोतों में मतभेद हैं। विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करने के बाद राजस्थान के 20वीं सदी के एक इतिहासकार प्रोफेसर जी.एन. शर्मा का कहना है कि महाराणा प्रताप ने 3000 घुड़सवारों, 2000 पैदल सैनिकों, 150 हाथियों और 100 अन्य लोगों, ड्रमर, तुरही वादक और चट्टान तोड़ने वाले की सेना के साथ मुगल सेना का सामना किया। हमेशा की तरह भील तीरंदाज महाराणा प्रताप की लड़ाकू सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। चाहे किसी भी पक्ष की वास्तविक संख्या जो भी हो, यह स्पष्ट है कि प्रताप की मेवाड़ सेना संभवतः अकबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना से संख्या में कम थी। ऐसा लगता है कि मुख्य युद्ध से पहले 18 जून 1576 को कई छोटी झड़पें और मुठभेड़ें हुई। कुछ इतिहासकार इसे 21 जून की सुबह की घटना बताते हैं। मुगल सेना के दाएं मोर्चे का नेतृत्व अनुभवी सेनापति सैयद अहमद खान कर रहे थे, जबकि बाएं मोर्चे में प्रसिद्ध योद्धा गाजी खान बदख्शानी और राजपूत राव लूंकरण और उनके शेखावत साथी थे।
बाएं मोर्चे के परे मुगल सेना का रिजर्व बल था, जिसका नेतृत्व मेहतर खान कर रहे थे। खुद मान सिंह मुगल सेना के कुल कमांडर एक हाथी पर सवार थे। मुगल और राजस्थानी विवरणों का उपयोग करते हुए जी.एन. शर्मा ने अपनी पुस्तक एंड द मुगल एम्परर्स 1962 में महाराणा प्रताप की युद्ध संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया। प्रताप ने सेना की पारंपरिक संरचना हरावल, अग्रिम मोर्चा, चंद्रावल, पिछला मोर्चा, वाम पार्श्व, बाया मोर्चा और दक्षिण पार्श्व, दाया मोर्चा का उपयोग किया। इसके अलावा केंद्रीय मुख्य भाग भी था। प्रताप के अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व उनके अफगान सहयोगी हकीम खान सूर और उनकी टुकड़ी कर रही थी। इसके अलावा मेवाड़ के कुछ सबसे बहादुर योद्धा सलुम्बर के किशन दास चुंडावत, सरदारगढ़ के भीम सिंह, देवगढ़ के रावत सांग और बदनौर के रावत रामदास 1568 में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए शहीद हुए नायक जयमल के पुत्र शामिल थे। मेवाड़ सेना के दाएं मोर्चे का नेतृत्व ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर, उनके 3 पुत्रों और अन्य समर्थकों ने किया। बाएं मोर्चे का नेतृत्व मान सिंह झाला बिदा कर रहे थे, जिन्हें झाला कुल के राज राणा की उपाधि दी गई थी और जिन्हें बड़ी सादड़ी की जागीर दी गई थी। महाराणा प्रताप ने केंद्रीय मोर्चे का नेतृत्व किया। उनके साथ उनके प्रधान मुख्यमंत्री भामा शाह थे और भामा शाह के भाई ताराचंद, जो स्वयं मंत्री और मेवाड़ के एक सैन्य कमांडर थे। चंद्रावल पिछला मोर्चा का नेतृत्व पानरवा के भील शासक पूंजा और उनके भीलों ने किया, जिसमें पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसा भी शामिल थे। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।